विकास दुबे के ड्राइवर रह चुके सुशील तिवारी ने न्यूज 18 के कैमरे पर कई राज खोले। 2 जुलाई की घटना के बाद विकास दुबे का ड्राइवर मुंबई भाग गया था, जिसे महाराष्ट्र एटीएस ने पकड़कर यूपी पुलिस के हवाले किया। और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद विकास दुबे के ड्राइवर रह चुके सुशील तिवारी ने मारे गए गैंगस्टर के कई राज न्यूज 18 के कैमरे पर खोले। विकास दुबे खूंखार आदमी था और वो जमीनों पर कब्जा वगैरह करता था। हालांकि सुशील तिवारी ने 2 जुलाई को पुलिस वालों पर हुए हमले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया। जिस दिन खून खच्चर हुआ क्या तुम्हें मालूम चला? क्यों भागे तुम लोग सब? हम दहशत में साहब भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि दहशत इतनी भारी हो गई थी, दहशत में भाग गए सर। महाराष्ट्र एटीएस ने गुड्डन त्रिवेदी को भी मुंबई से पकड़कर यूपी पुलिस के हवाले किया, जो विकास दुबे का सबसे पुराना साथी बताया जाता है। न्यूज 18 की टीम ने गुड्डन से भी 2 जुलाई की घटना से जुड़े राज जानने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। जिस रात हत्या हुई आप तो कानपुर यहीं थे? नहीं थे। तो आपका कोई रोल है इसमें? कोई रोल नहीं सर, जो है न्यायालय में बोले। वहीं 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस वालों पर हुए हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में सीओ देवेंद्र मिश्र समेत हमले में मारे गए सभी पुलिस वालों के शव बुरी हालत में दिखाई दिए। तस्वीरें इतनी विभत्स और विचलित करने वाली हैं कि इन्हें साफ साफ दिखाया तक नहीं जा सकता। तस्वीरों को देखकर यह साफ है कि विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों की हत्या करने के बाद उनके शवों के साथ बर्बरताबी की थी। पुलिस वालों को गोलियां मारने के बाद उनके सिर और पैरों पर धारदार हथियारों से भी हमला किया गया था। इन तस्वीरों में शहीद पुलिस वालों के शव खून से लथपथ यहां वहां बिखरे पड़े नजर आए। इसी बीच विकास दुबे मुठभेड़ मामले में दर्ज एफआईआर में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं, जिनके मुताबिक एफआईआर दर्ज करने वाले एसटीएफ के सीओ टीवी सिंह के सीने पर विकास दुबे ने भागते वक्त गोली चलाई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। खबर है कि विकास ने यह फायरिंग उस पिस्तौल से की जिसे वो गाड़ी पलटने के बाद इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी से छीनकर भागा था, और इस फायरिंग में पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विकास घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बताया गया कि कानपुर में 12 टोल प्लाजा पार करते हुई बारिश शुरू हो गई और गाय भैंसों के झुंड को बचाने के दौरान गाड़ी पलट गई। बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी इलाकों में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से 10 लाख लोग बेघर हो गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद वहां की नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी कई इलाकों पर कहर बनकर टूटा। मकान, दुकान, सड़कें, जानवर सब सैलाब में समा गए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी और उससे होने वाली तबाही की तस्वीरें ही नजर आईं। ऐसी शायद ही कोई जगह बची दिखी जहां पानी ने अपना डेरा न जमाया हो। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के कई इलाके तो टापू जैसे दिखाई पड़ने लगे। खेतों में पानी भर गया और हजारों एकड़ में लगी फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई। घर दुआर मने करें आमादेर भेसे गेছে, একটু যাওয়ার রাস্তা ছিল, কালকে রাত্রে আমাদের সব ভাঙচুর হয়ে গেছে। भीषण बाढ़ ने लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया और वो बेबस खड़े होकर बस मदद का इंतजार करते दिखे। हालांकि कुछ लोग खाने पीने का बचा कुचा सामान और अपने जानवरों के साथ नावों पर बैठकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। रास्ता डूब जाने की वजह से कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गर्दन भर पानी के बीच से बाहर निकलते दिखे। নাই তো খাওয়া দাওয়া, পাক চুলাটা ডুবে গেছে, চৌকির উপরে তো পানি, तो पाक কিভাবে করবে? लगातार हो रही बारिश और नदियों में बढ़े पानी की वजह से वहां के 20 जिलों पर अब भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद से विधायक देवेंद्रनाथ रॉय की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने राज्य के सभी थानों का घेराव किया। बीजेपी ने दावा किया कि राज्य में अब तक 100 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या इसी तरीके से हो चुकी है, लेकिन कोलकाता पुलिस किसी को भी इंसाफ नहीं दिला पाई। इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के सभी थानों के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए, जिसकी एक तस्वीर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाने से आई। बीजेपी विधायक देवेंद्रनाथ रॉय की मौत को 2 दिन बीत चुके हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन करने वालों के हाथों में कुछ पोस्टर नजर आए और कई कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लहराते दिखे। बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत से जुड़े मामलों की जांच में पुलिस पर ममता सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। यहाँ की पुलिस और यहाँ की सीआईडी आज तक एक भी व्यक्ति को दोषी प्रमाणित नहीं कर पाई। इस बीच सीआईडी ने विधायक की मौत के मामले में मालदा से निलॉय सिन्हा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश किया। बताया गया कि इस व्यक्ति का जिक्र विधायक की जेब से मिले सुसाइड नोट में था। महाकाल पर विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोपी पूर्व बीएसपी पार्षद की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बजरंग दल ने थाने में अनोखा प्रदर्शन किया। बीएसपी के पूर्व पार्षद सद्दाम हुसैन ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर विवादास्पद टिप्पणी की थी।
जिस पर नाराजगी जताते हुए बजरंग दल के कई कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने पूर्व बीएसपी पार्षद को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए थाने में ही हनुमान चालीसा पढ़ी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही आरोपी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करो। हंगामा बढ़ता देख पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत कराने में जुट गई। आप परेशान मत होइएगा। कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया। कोरोना की मार के बीच मुंबई में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। भारी बारिश के खतरे को देखते हुए मुंबई में अगले 48 घंटे के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई, जो कोरोना से जूझ रही मुंबई की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि मुंबई पहले से ही भारी बारिश का सितम झेल रही है, जिसकी एक झलक माटुंगा में देखी गई। तेज लगातार बारिश शुरू होकर अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनना शुरू हो चुका है। भारी बारिश से माटुंगा में सड़कों पर पानी भर गया। जैम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ा। इसी तरह अंधेरी से सामने आई एक तस्वीर में एक अंडरपास में पानी भरा हुआ दिखा। हादसे के डर को देखते हुए वहां अंडरपास को बंद कर दिया गया। यहाँ पे तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अंधेरी सबवे की तरफ जाने वाला जो रास्ता है फिलहाल उसे बंद कर दिया है। मुंबई में बादल जमकर बरसे और अनुमान है कि भारी बारिश का ये सिलसिला अगले 48 घंटे तक जारी रह सकता है, जिसके लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई। मुंबई में कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाले प्लाज्मा की कालाबाजारी की खबर सामने आई। महाराष्ट्र सरकार को जानकारी मिली कि मुंबई में बड़े पैमाने पर प्लाज्मा की कालाबाजारी की जा रही है और 10 लाख रुपए प्रति लीटर तक प्लाज्मा बेचा जा रहा है। बताया गया कि प्लाज्मा बेचने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। डार्क नेट वो वेबसाइटें होती हैं जिन तक गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन की मदद से नहीं पहुंचा जा सकता और किसी खास सॉफ्टवेयर या किसी विशेष प्रक्रिया से ही इन वेबसाइटों का पता चल सकता है। बताया गया कि इस तरीके से प्लाज्मा बेचने वालों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अभी तक कोरोना की चपेट में नहीं आए, लेकिन उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर खुद को कोरोना से ठीक हुआ दिखाया और अपना प्लाज्मा भी लाखों रुपए में बेच दिया। हमारी महाराष्ट्र पुलिस या साइबर सेल इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं कि इस प्रकार जो भी कालाबाजारी का धंधा या इस प्रकार का धंधा डार्क नेट में होता है तो उसके ऊपर कानूनन जो भी कार्रवाई है महाराष्ट्र पुलिस करेगी। यूरोप के देश कोसोवो में रेस्टोरेंटों में जरूरी दूरी बनाए रखने के लिए टेडी बेयर के इस्तेमाल का अनोखा तरीका देखने को मिला। इससे पहले भी कुछ देशों में टेडी बेयर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसका एक और नजारा कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में भी दिखा। वहां से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक रेस्टोरेंट में टेडी बेयर रखे दिखाई दिए। वहां हर कुर्सी के बाद एक टेडी बेयर रखा गया ताकि रेस्टोरेंट भरा हुआ भी लगे और लोग करीब भी ना आ सकें। बताया गया कि जरूरी दूरी बनाए रखने में ये प्रयोग काफी कारगर साबित हुआ। हालात में सुधार आने के बाद वहां रेस्टोरेंट और पार्क जैसी जगहें लोगों के लिए फिर खोल दी गई। हालांकि वहां जाने वालों के लिए कई नियम भी लागू किए गए। मुंबई के पास भिवंडी में बिना मास्क के घूमने वालों को जुर्माना नहीं भरने पर क्वारंटीन सेंटर में मजदूरी करनी पड़ी। भिवंडी नगर निगम ने बिना मास्क के घर से निकलने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूलने का नियम बनाया, जिसका पालन करवाने के लिए निगम के कर्मचारियों ने बाजार में घूमकर उन लोगों को पकड़ा जो कोरोना के खतरे के बीच बिना चेहरा ढके नजर आए। इन लोगों से नियम के मुताबिक 500 रुपए जुर्माना वसूला गया और जो लोग जुर्माना नहीं भर पाए उन्हें निगम कर्मचारी एम्बुलेंस में बिठाकर अपने साथ ले गए, क्योंकि इन लोगों से क्वारंटीन सेंटर में 1 दिन के लिए मजदूरी करवाई जाती है। भिवंडी में कोरोना के करीब 3000 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने मास्क न लगाकर कोरोना को खुला निमंत्रण दिया, जिन्हें सबक सिखाने के लिए नगर निगम ने ये सख्त कदम उठाया। वो अगर बगैर मास्क लगा के घूम रहे तो चलो एक दिन कोविड के हॉस्पिटल में काम करेंगे और काम करके जो उनको पैसे मिलेंगे वो फाइन में काट के उसको जो बचेंगे वो वापस देंगे। नेपाल की बाढ़ में जूझते उत्तर बिहार के जिलों में प्रशासन की अनदेखी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। आरोप है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम धीमी रफ्तार से किया जा रहा है, जिससे बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा दिखा। गोपालगंज के प्रभावित इलाकों में तो लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी जूझते नजर आए। एक बिस्कुट बांटे थे और उसके बाद कोई यहाँ देखने सुनने के लिए कोई कुछ नहीं आता है। गोपालगंज की तरह दरभंगा के कुशेवर में काफी इंतजार के बाद भी जब प्रशासन मदद के लिए नहीं पहुंचा तो लोग किराए की नावों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए। 25 रुपये मतलब एक बार गांव से तटबंध पे आने में, 25 रुपये तटबंध से गांव जाने में लगता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान इलाके में
तकरीबन 50,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ पानी ही पानी है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घुसाने से 50 से ज्यादा जानवरों ने दम तोड़ दिया। कई जानवर तो अपनी जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों में पहुंच गए, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क का काफी हिस्सा बाढ़ में डूब गया। इसके बाद कई रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के घुसाने की खबरें आईं। गोलाघाट जिले के एक गांव से सामने आए वीडियो में तो एक बाघ को बकरियों के लिए बने शेड के नीचे छिपे हुए देखा गया। इसी तरह एक दूसरे इलाके से सामने आई एक तस्वीर में बाढ़ के बीच एक सींग वाला गेंडा फंसा हुआ नजर आया। इस गेंडे को काफी कोशिश के बाद वन विभाग की टीम ने बचा लिया। गोलाघाट में ही बाढ़ से घिरे मकानों के बीच एक बाघ के फंसे होने का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में गर्दन तक डूबे बाघ को तैरते हुए देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क से कुछ दूर एक सड़क से हाथियों के एक झुंड को भी गुजरते हुए देखा गया। बताया गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ की वजह से कई जानवरों की मौत भी हो गई। 66 animals died, 170 numbers of animals were rescued, and this is one of the highest flood. हालांकि असम में बारिश थमने के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। असम के 20 से ज्यादा जिलों में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई, जिसकी वजह से असम में लाखों लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। गुवाहाटी से सामने आई तस्वीरों में तो हालात काफी गंभीर दिखे। दूर दूर तक कई इलाके ब्रह्मपुत्र नदी की चपेट में नजर आए। लोगों को नावों की मदद से सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए देखा गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में तो कुछ लोग ट्यूब की बनी नाव के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे। असम के कई जिलों में पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन उफान पर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का कहर जारी है। इस बार भी असम में त्राही त्राही कर रहा है। ये गुवाहाटी महानगरी का ब्रह्मपुत्र नद है, जो अभी डेंजर लेवल के ऊपर से बह रहा है। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब आईटीबीपी के हर जवान को चीनी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 1 से 2 साल तक चलने वाले चीनी भाषा के कोर्स में आईटीबीपी जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही सिलेबस में ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग पर भी खास जोर दिया जाएगा। तो वहीं जवानों को समय समय पर भारत और चीन के बीच हुए समझौतों की भी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, आईटीबीपी जवानों को चीनी भाषा की बेहतर जानकारी देने के लिए जेएनयू और अन्य संस्थानों से मदद लेने पर विचार किया जा रहा है, ताकि सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवान चीन के सैनिकों की बातों को आसानी से समझ सकें। संवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस वजह से आए दिन भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बलों के बीच तकरार का दौर चलता था। और नई योजना के मुताबिक न केवल आगाह किया जाएगा, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी हवाला दिया जाएगा।